नमस्कार। आप सभी का स्वागत है स्वस्थ जीवन की ओर श्रृंखला में। ये जो श्रृंखला है हम जो चलाए हुए हैं, इसमें हम बातचीत करते हैं आयुर्वेदिक आधार पर किस तरह से स्वस्थ जीवन 100 साल का जीवन निरोगी तरीके से जिया जाए। क्योंकि जीवन की जो हमारे यहाँ कहावत भी होती है कि भाई व्यक्ति के 100 साल पूरे होते हैं, और 100 साल को हमारे यहाँ उसी तरह से वर्णाश्रम में भी और उसी तरह से उसका जो कर्म सिद्धांत है हमारा, उसमें भी उसको 4 उसमें बांट रखा है। वर्णाश्रम के लिए हम बात करें तो ब्रह्मचर्य आश्रम, देन उसके बाद गृहस्थाश्रम, फिर वानप्रस्थ आश्रम और फिर संन्यास आश्रम। इसी तरह से हमारा जो कर्म का क्षेत्र है उसमें भी धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, ये जो 4 चरण हैं हमारे, ये भी उसी तरह से बांटे हुए हैं। तो 100 साल का ये जीवन किस तरह से निरोगी तरीके से जिया जाए। उम्र कई लोग ले लेते हैं 90-95 में 100 साल तक जी जाते हैं, और एक्सेप्शनली 100 साल के बाद भी जी जाते हैं, 102, 103 भी जीते हैं कई लोग। लेकिन हमने सबने देखा कि जीवन उनका स्वस्थ नहीं होता है। ज़्यादातर लोग अस्पतालों में ज़्यादा रहते हैं, अस्पतालों की दवाइयाँ लेते हैं। और यदि हम पाश्चात्य व्यवस्था की बात करें, जापानी व्यवस्था की बात करें, तो वहाँ पर भी यही हाल है कि दवाइयों के भरोसे ज़्यादा जिंदगी को, ठीक है, लंबा तो कर रहे हैं, वो लॉन्गेटिविटी तो है, लेकिन स्वस्थ नहीं कह सकते आप उनको। तो स्वस्थ भी होना चाहिए व्यक्ति, कम से कम अपना कर्म तो खुद कर सके, ऐसा शरीर हो उसका, तो वो जीवन है। अन्यथा फिर दूसरों के ऊपर बोझ बन जाते हैं। हमारे यहाँ तो उस तरह की सोशल गारंटीज नहीं हैं जिस तरह की स्कैंडिनेवियन कंट्रीज में हैं, जिस तरह के आजकल अमेरिका में भी हैं और इंग्लैंड में भी हैं, कि व्यक्ति का जीवन जो स्वास्थ्य का जो उसका क्षेत्र है, वो उसमें सरकार पूरी तरह से उसको 5 स्टार फैसिलिटी में एक तरह से रखती है और इलाज होता है। लेकिन हमारे यहाँ अभी देश उस तरह से उतना सोच भी नहीं पा रहा है, और हमारे पास उतने संसाधन भी नहीं हैं। हम और दूसरी चीज़ों में ज़्यादा उलझे हुए हैं। हमारी राजनीति जो है वो उस तरह की नहीं है जो कि व्यक्तिपरक, व्यक्ति का जो जीवन का जो मूल्य है उसमें, और जीवन की जो उसकी गरिमा है उसमें ज़्यादा ध्यान दे। हमारे यहाँ मनुष्य जीवन बहुत सस्ता है। हमारे यहाँ मनुष्य जीवन आपस में, हम भी आपस में जब बिहेव करते हैं तो उस तरह की रिस्पेक्ट हम आपस के लोगों को नहीं देते हैं। इंग्लैंड वगैरह में आप जाएंगे तो वहाँ ये भी है कि इंडियंस जो हैं वो इंडियंस के साथ ही गड़बड़ कर देते हैं। इंडियंस को ही वो नीचा मानते हैं, नीचा दिखाते हैं। जैसे ही इंडियन थोड़ा सा ऊपर होता है, वो नीचे वाले इंडियन को, यानी जिसके पास संसाधन कम है, नीचे ऊपर तो कोई नहीं होता, संसाधन कम होते हैं या जिसकी अप्रोच कम होती है, उसको वो हीन भावना से देखता है और मिसबिहेव करता है। जबकि उन कंट्रीज़ में ऐसा नहीं है। तो ये भी एक जीवन को भी लेकर सोच का भी फर्क है, और ये सोच नीचे से ऊपर नहीं जा सकती है, ऊपर से नीचे आ सकती है। मतलब ये तरीका यही होता है। जब ऊपर वाला व्यक्ति जीवन की परवाह करता है लोगों की, तो फिर जीवन सुधरने लग जाता है लोगों का, जीवन की परवाह। इस तरह से वहाँ के जो राष्ट्राध्यक्ष हैं वो भी आप देखते हैं कि सामान्य जीवन में चलते हैं और सामान्य तरीके से ही जीना चाहते हैं। उस तरह की कोई बात नहीं होती उनके साथ में जो VIP सिंड्रोम हो गया है, और इस तरह से बिहेव भी नहीं करते हैं कि मिसट्रीट भी नहीं करते लोगों को। हमारे यहाँ ये एक गलत परंपरा है। तो स्वास्थ्य को लेकर भी उसी तरह की बात है, क्योंकि मानव जीवन की गरिमा ही जब नहीं है तो फिर उसका स्वास्थ्य का क्या गरिमा का सवाल रह गया है। तो ये बात है। लेकिन हमारा यहाँ का जो सिस्टम रहा है, जो 100 साल का निरोगी जीवन देने का जो सिस्टम रहा है, वो आयुर्वेद आधारित रहा है। तो आयु का मतलब ही है आयु देने वाला, ऐसा वेद जो आयु दे, आयु को अक्षुण्ण रखे। इस तरह के तरीके जिस ग्रंथ में, जिस शास्त्र में बताए गए हैं, उसी का नाम आयुर्वेद है। तो आयुर्वेद के जो चिकित्सक हैं हमारे साथ इस प्रोग्राम में हमेशा आते हैं, वो हमें बताते हैं कि किस तरह 100 साल का ये जो जीवन है हमारा, ये निरोगी तरीके से जिया जा सकता है। इसके लिए क्या लिया जाना चाहिए, क्या इसके लिए ऐसे कुछ कंटेंट हो जिससे कि ऐसा संभव हो सके। तो वैद्य सुभाष चंद्र जी हमारे साथ होते हैं, जो कि कई पुस्तकों के राइटर भी हैं और अनुसंधान करता हैं, नई विधियों से अपना उनका एक अलग परिचय भी है। तो वैद्य सुभाष चंद्र जी से बात करेंगे, उनका स्वागत करते हैं और आज की श्रृंखला को आगे बढ़ाते हैं। आपका स्वागत है। नमस्कार। नमस्कार। हमारे साथ वैद्य सुभाष चंद्र जी मौजूद हैं और उनसे हम जानना ही चाहेंगे आज के इस एपिसोड में, क्योंकि आप आयुर्वेद चिकित्सक हैं और आयुर्वेद के जानकार हैं। आजकल एक धारणा बनी हुई है हमारे समाज में, हमारे यहाँ देश में,
कि आयुर्वेद बीमार पड़ने से पहले की रेमेडी है, बीमार पड़ने से पहले की ये इफेक्टिविटी है इसकी। मतलब बीमार पड़ने के बाद लोगों की धारणा है, जिसके बारे में आपसे हम जानना चाहते हैं। बीमार पड़ने के बाद इसकी जो इफेक्टिवनेस है वो बहुत धीमी बताते हैं लोग, जबकि इसके उलट जो एलोपैथी है वो थोड़ी सी फास्ट काम करती है और व्यक्ति को लगता है कि मेरा इलाज हो रहा है। आयुर्वेद में कई दिनों तक लोग ये कहते हैं कि पता ही नहीं लगता है, कि कुछ रिलीफ ही उनको महसूस नहीं होता, तो फिर वो भाग के एलोपैथी के पास जाते हैं। तो इसके बारे में एक तो आप क्या कहेंगे, और दूसरी बात हम ये जानना चाहेंगे आपसे कि डायबिटीज और कैंसर जैसी या हार्ट संबंधी जो बीमारियां हैं उनमें ज़्यादातर जरूरत शल्य क्रिया की पड़ती है, ऑपरेशन की पड़ती है। तो ऑपरेशन के इस पूरे मामले से, झमेले से बचने के लिए भी आयुर्वेद के पास लोग जाते तो हैं, लेकिन उस तरह से उनको इफेक्टिवनेस नहीं लगती है, उनको लगता नहीं कि उनका इलाज हो रहा है। तो फिर आखिर में वो भागकर अस्पताल में पहुंच जाते हैं एलोपैथी के में, और एलोपैथी के डॉक्टर उनसे कहते हैं कि नहीं नहीं ये कुछ नहीं, बेकार की चीज़ें हैं, आप हमारे पास आओ और इसका इलाज हम ही करेंगे। तो वो वहाँ पर अल्ट्रासाउंड, सोनोग्राफी, ये वो सारा करके उसको लगता है कि हाँ मेरा कुछ हो रहा है, टेस्ट रिपोर्ट आ जाती है। तो ये इसको लेकर आप क्या कहेंगे कि ये धारणा लोगों में है, उसमें आपका जो अनुसंधान है वो क्या कहता है? तो पहला प्रश्न आपका क्या था कि बीमार पड़ने के पहले की रेमेडी है आयुर्वेद, ऐसा लोग मानते हैं। बीमार पड़ने के बाद इसका जो इफेक्ट है वो मतलब उस तरह का नहीं दिखाई देता लोगों को जिस तरह का एलोपैथी का दिखाई देता है। तो पहले इसी प्रश्न को लेते हैं। दरअसल आयुर्वेद के नाम पर जो आजकल जो दवाएं बनाई जा रही हैं, दरअसल वो इतना इफेक्ट नहीं, मतलब इतना प्रभावकारी सिद्ध नहीं होती हैं। यही कारण है कि लोग जो है एलोपैथी तरफ भागते हैं। ऐसा नहीं है, आयुर्वेद में बहुत सी जड़ी बूटियां हैं जो स्पर्श मात्र से बुखार को उतार देती हैं। मैं अभी उसका एक उदाहरण बता देता हूँ। सहदेवी नामक एक ऐसी विशेष जड़ी बूटी जो सिद्ध औषधि होती थी कि जो गर्भवती महिलाओं की चोटी के नीचे उसकी जड़ को रख देते थे। बुखार आने पर उनको दवाई नहीं देते कि भाई गर्म दवाई है, कोई नुकसान ना हो जाए, और बुखार उतर जाता था। और यदि सहदेवी का रस भी उसके 4 बूंद मुंह में बुखार वाले को टपका देते हैं तो वो उससे उसका बुखार उतर जाता है। ये बिल्कुल सिद्ध बात है, इसको ये कोई अप्रमाणिक नहीं है, मैं जो बता रहा हूँ। तो ऐसी बहुत सारी जड़ी बूटियां हैं जिनमें तुरंत जो है लाभकारी गुण देती है। जैसे लक्ष्मणा बूटी है, और उसे छोड़िए आप जो संजीवनी बूटी का उल्लेख तो सारी दुनिया जानती है कि जब लक्ष्मण जी को मरणासन अवस्था में पहुंच गए थे तब उनको एक इस प्रकार की दिव्य औषधि पहाड़ों से हनुमान जी लेकर के आए थे। तो उस समय कोई एलोपैथी इस तरह की चीजें तो नहीं थी। जिन्होंने शरीर में जो जहर फैल रहा था, जिस वाण का या जो भी उन पर घातक प्रहार किया गया था, और उसको विष को उस जड़ी से तुरंत दूर करके उनके प्राणों की रक्षा की गई थी। तो आज भी हमारे पहाड़ों में बहुत सारी दुर्लभ जड़ी बूटियां हैं जो मनुष्य को मरणासन मनुष्य को नया जीवन दे सकती है, परंतु उनका मिलना बहुत कठिन है, वो सहज उपलब्ध नहीं होती। धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष के लिए जो सहज उपलब्धता रस शास्त्रों में, आयुर्वेद में रस चिकित्सा को ही माना है। और रस चिकित्सा में जो पारद से जो बनने वाली जो भस्म वगैरह होती हैं धातुओं की, चाहे स्वर्ण की हो, रजत की हो, ताम्र की हो, जो भी है, वो एलोपैथी से अच्छा काम करती है और बढ़िया प्रभावकारी होती है शरीर पर। ये एक मिथ्या बात है कि मैं ऐसे कितनी उदाहरण दे सकता हूँ। मैं आपको ऐसी वीडियो जो एलोपैथी से निराश होकर के उनके ऑपरेशन वगैरह कराने के बाद भी जो निराश थे, जो कहते थे कि हमें तो मरना ही, लेकिन आज वो एलोपैथी की दवाओं से मुक्त होकर के स्वस्थ जीवन जी रहे हैं। ऐसा नहीं है। हम किसी पैथी के लिए कुछ नहीं करें, हम अपनी बात कहते हैं। हमने आज तक कभी एलोपैथी की दवाई हमने नहीं मुंह में चक्कर देखी। हमें एलोपैथिक सारी दवाइयों में विषाक्तता नजर आती है। हमें तो लगता है कि सारी दवाइयां ही विषैली हैं। धीरे धीरे आदमी को अपनी पकड़ में लेती हैं और बाद में मात्रा बढ़ती रहती है। रोगों का कोई वो अंतिम इलाज नहीं होती। आज तक कोई एलोपैथिक दवाई ये कह दे कि इस दवाई से आदमी पूर्णतया मैं ठीक हो गया हूँ, या मेरी दवाई छूट गई है, मैं इस दवाई को नहीं लूंगा। दरअसल ये दवाई एक लत की तरह है। जिस मनुष्य को इन दवाइयों की लत लग जाती है, फिर वो इन्हीं के अधीन होकर के, ये बड़ी बड़ी कंपनियां हैं जो एलोपैथी दवाइयां बेच रही हैं। मेरा दावा ये है
कि आयुर्वेद में जितना रस चिकित्सा का महत्व है उतना पहले था जड़ी बूटियों का, परंतु वो जड़ी बूटियां जो थी, आज भी बहुत सी जड़ी बूटियां हैं जो बहुत महंगे दामों पे बिकती हैं। ऐसा नहीं है कि जड़ी बूटियां नहीं है। अब आप एक छोटी सी एक उदाहरण के लिए, एक कीड़ा बूटी या व्याघ्रा किसी ने पहाड़ों में खोजी थी, उसमें क्या था कि वो सब यौन शक्ति के लिए बड़ी और उसकी कीमत लाखों रुपए किलो पहुंच गई और अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में। तो उसमें उस दवाई के औषध विशेष गुण के कारण तो पहुंच गई। इसी प्रकार से जड़ी बूटियों में भी है गुण। शल्य विशल्य हरणी नाम की एक विशेष औषधि होती है। मेरा दावा है कि मैं किसी भी प्रकार के कटे फटे या जले को एलोपैथी के दुनिया के सबसे बड़े सर्जन से पहले ठीक कर दूंगा। यानी कटे हुए जो शीघ्र कटे हुए घाव को 24 घंटे मात्र में स्वस्थ कर दूंगा। ये मेरा दावा है, क्योंकि मैं उस जड़ी को जानता हूं, उसमें ऐसा दिव्य गुण है। और ऐसी भी जड़ियां हैं जिनके खाने से व्यसन वगैरह छूट जाते हैं। और आम है, पेचिस है, मरोड़ है, इस तरह की ऐसी जड़ियां हैं जिनकी एक खुराक खाने से आप तुरंत ठीक हो जाते हैं। और एलोपैथी की और दुनिया भर की आप महीनों दवाई खाते रहते हैं, जिनको बहुत से आदमियों को लूज मोशन लगातार लगे लगे रहते हैं और पर जिंदगी बेकार हो जाती है। उनको अनेक तरीके के नाम दे करके, डॉक्टरी में तो जानता नहीं हूँ, लेकिन हमारे यहाँ तो इस तरह के बहुत से मतलब रोगी आते हैं जिनमें क्या कहते हैं कि उनका बार बार लेटरिन जाना, पतले दस्त होना, और वो मतलब जो है जठराग्नि कमजोर हो जाती है, मरणासन पहुंच जाते हैं और वो लूज मोशन नहीं रुकते हैं। लेकिन जड़ी बूटियां हैं जो उनको उन पर ताला मतलब रोक देती है, उनको ठीक करती है। तो आयुर्वेद को अगर किसी ने ठीक तरह से नहीं समझा है और ठीक तरह से जड़ियों को प्रयोग में नहीं लाए हैं, तो इसमें आयुर्वेद की गलती थोड़ी है। गलती तो उन लोगों की है जो आयुर्वेद को अपना आयुर्वेद की चिकित्सा के नाम पर मतलब भ्रमित कर रहे हैं। आयुर्वेद को इस क्षेत्र में मतलब जो अपने आयुर्वेद कैसे पीछे हो जाएगा। आयुर्वेद दुनिया की सबसे बड़ी चिकित्सा है और दीर्घ जीवन के सारा रहस्य आयुर्वेद में है। अंग्रेजी दवाइयों से कोई दीर्घ जीवन थोड़ी मिलता है। और रही दूसरी बात कैंसर की, और आपने अभी शुगर की उस पर आते हैं, लेकिन बात यह है कि अब आपने ये जो बातें कही हैं, इसके लिए आप अपनी जगह पर बैठे हैं, वहां पर हैं, आपका लिमिटेड दायरा है, सीमित दायरे में काम कर सकते हैं आप, क्योंकि आपके पास तो कुछ जाएगा तब वो इलाज पाएगा। अब सहज उपलब्धता, मान लीजिए कोई आदमी बेंगलुरु में रहता है, तो बेंगलुरु में अब उसको मान लीजिए कोई दस्त हो रहे हैं, तो वो आयुर्वेद के कौन से सेंटर पर जा सकता है? ये व्यवस्था हमारे पास तो है ही नहीं। वही तो डिफिकल्टी है। दरअसल हमें लोगों के प्रति या तो इतना जागरूक करना चाहिए कि चैनलों के माध्यम से उन जड़ी बूटियों को दिखाना चाहिए। जैसे मैं इस चैनल के माध्यम से किसी जड़ी को आज फाड़ के लाता और आपको दिखाता, साहब ये जड़ी है, औषध विशेष है और ये इन रोगों में इसकी अचूक चिकित्सा है, ताकि वो सारे जो लोग हैं, जो जहां तक लोगों तक वो जाए और उसकी पहचान जाने, उसके गुणधर्म को समझे और उसका उपयोग करें। तो और हम एक काम करते हैं व्यूअर्स के फायदे के लिए कि आप एक एपिसोड में एक जड़ी को हम लोग दिखाएंगे। हाँ, एक जड़ी को एक जड़ी के बारे में बात करेंगे। तो ऐसे करके ये जो 5-7 जड़ियां आपने बताई हैं जो कि मानव जीवन के लिए बहुत ही परम उपयोगी हैं, जो इमीडिएटली आपने असर कर देती हैं, ये बाकी औषधियों की औषधीय पौधों के बारे में जानकारी बहुत लोग देते हैं, लेकिन वो लंबी बातें हैं। अब वो लंबी बातों में कोई आदमी उलझना नहीं चाहता है, क्योंकि उसको जब वो बीमार पड़ता है तब वो बातें याद नहीं रहती हैं और उसको पता भी नहीं होता है, तो भागता है फिर एलोपैथी के सेंटर पे। यहाँ पर हम एक बात यहाँ एक जड़ी बूटी हर सप्ताह अपन व्यूअर्स को बताएंगे। मैं यहाँ एक बात और आपको थोड़ा सा क्लियर कर दूं कि एलोपैथी में दरअसल एंटीबायोटिक्स होते हैं, फंगल इन्फेक्शन दवाइयाँ होती हैं और स्टेरॉइड होते हैं मुख्य रूप से। और स्टेरॉइड भी कई प्रकार के होते हैं, एक प्रकार का स्टेरॉइड नहीं होता, अलग अलग प्रकार के स्टेरॉइड होते हैं। इसी प्रकार से अलग प्रकार के एंटीबायोटिक होते हैं और वो भी कई प्रकार के। इसी प्रकार कुछ जड़ी बूटियां हैं जिनमें जो एंटीबायोटिक, जैसे आप इस तरह से समझ लीजिए कि जैसे आप किसी इंजेक्शन की एक बूंद किसी धूमिल पानी पर डालेंगे तो पानी एकदम फैलता है उससे, रक्त की जो इंजेक्शन की जो वाली दवाई, उसी प्रकार से यदि उस जड़ी का भी एक बूंद पानी में डालेंगे वो भी वही प्रक्रिया करेगी जो उस इंजेक्शन की बूंद ने की है, मतलब प्रायोगिक दृष्टि से। यानी उस जड़ी में भी ऐसा नहीं है, उस जड़ी में भी
आदमी मतलब वो भी एंटीबायोटिक है, उसमें भी इन्फेक्शन को खत्म करने का गुण है। स्टेरॉइड मतलब शरीर के अंदर जो स्टेरॉइड की जरूरत पड़ती है, जड़ियों में भी कुछ बहुत जड़ी हैं जिनमें स्टेरॉइड की मात्रा होती है, और उससे आदमी के अंदर जो किसी प्रकार की जो कमजोरी वगैरह या कुछ ऐसी जिसमें स्टेरॉइड देना पड़ जाता है, वो उसके उससे उसका लाभ पहुंचता है। राइट। स्टेरॉइड तो का जो काम होता है वो ब्लड को थोड़ा सा उसमें थोड़ा सा उसकी ब्लड की पावर को थोड़ा सा बढ़ाता है, उसमें हीमोग्लोबिन वगैरह कुछ भी वो कुछ करता है। मतलब स्टेरॉइड कोई इलाज तो नहीं है, नहीं है। परंतु आजकल नहीं, अब क्या करते हैं लोग, जो उसका थोड़ा सा ब्लड से होने से बहुत से लोग स्टेरॉइड को ही दर्द की दवा, दर्द निवारक दवा के रूप में, वैसे लोगों के दर्द वगैरह होते हैं उसमें स्टेरॉइड देते रहते हैं उनको, या हाँ, तो वो अस्थमा में ज्यादातर उसको स्टेरॉइड देते रहते हैं। एक तो इसमें दो बातें हैं। एक तो उसको सहज उपलब्ध हो जाता है डॉक्टर, क्योंकि एलोपैथी के सेंटर बहुत हैं। और दूसरा, उसका जो असर है, उसको मान लीजिए वो बीमार पड़ा हुआ है और चला फिर नहीं जा रहा है, उससे कोई प्रॉब्लम आ रही है, तो स्टेरॉइड दे दिया उसने डॉक्टर ने। अब वो 1 महीने के लिए चालू हो गया उसका कार्यक्रम, उसको लगा यार ये तो ठीक ही हो गया। तो ये भी स्टेरॉइड फर्क है। मैं यही तो कह रहा हूँ, स्टेरॉइड या जो जो होते हैं, जैसे ब्लड में अस्थमा को थोड़ा सा स्टेरॉइड दे दिया, अस्थमा किसी को अस्थमा की सारा शिकायत है, थोड़ा स्टेरॉइड उसको मिले, उससे थोड़ा राहत मिली, क्यों? बिल्कुल। क्योंकि ब्लड में जाकर के थोड़ा सा उसने वो उनको खोला, उसको मतलब रास्ता बनाया अपना, उसको राहत हाँ। दी गई। तो ऐसा नहीं है कि ऐसा गुण जड़ी बूटियों में भी है, ऐसा नहीं है कि जड़ी बूटियों में ये गुण नहीं है। मैं हाँ। आपको पहले भी बताया कि हम जड़ी बूटियों से ज्यादा महत्व हम तो रसायन को देते हैं, क्योंकि रसायन जो होता है वो जड़ी बूटियों से 1000 गुना ज्यादा पावरफुल होता है, 1000। और जो जो गुण रसायन में होता है वो जड़ी बूटी, और अगर जड़ी बूटियों के सहयोग से रसायन बनाया जाता है तो उनमें जड़ी बूटियों का गुण भी आ जाता है। अगर हम रस पारद को ही सिद्ध करते हैं तो जड़ी बूटियों के रस में उसको मर्दन करने के बाद, मर्दन करते हैं जिस जड़ी के इसके साथ पारद को हम मर्दन करेंगे, उसमें उस जड़ी का ही गुण आएगा, और बाद में भस्म बनने के बाद में वो गुण पारद के द्वारा शरीर में आएगा। हम्म। तो इसीलिए पारद का और जड़ी बूटियों का आपस में मतलब प्राचीन काल से ऋषि मुनियों ने बड़ा महत्व है, यानी जड़ी बूटियों के साथ पारद को पकाना, दोला यंत्र में, विधियों में इन पारद के अंदर पारद का गुण बढ़ाना होता है, ये सारी बातें होती हैं। तो अब मैं पहले भी कह चुका हूँ, मैं तो एक रस चिकित्सा पद्धति का आदमी हूँ, और रस चिकित्सा पद्धति होने के नाते में जड़ी बूटियों को करीब सभी ज़्यादा बहुत सी जड़ी बूटियों को जानता हूँ। और जो वाकई ही अगर आयुर्वेद की बात आती है तो मैं ये बात कह सकता हूँ कि आयुर्वेद में जड़ी बूटियों से अच्छी कोई दवा, आयुर्वेद से अच्छी कोई दुनिया में ऐसी पैथी नहीं है जो आदमी को ज़्यादा स्वस्थ रख सके। परंतु आयुर्वेद के नाम पर ये इस तरह की जो दवाएं बना करके इस तरह की दी जाती हैं, कोई कोई उसको किट बताता है, कोई कुछ बताता है, कोई कुछ बताता है, कोई इस तरह की चीजें, ये अपना एक तरीके से आयुर्वेद का विकास थोड़ी है, ये तो उनका अपना खुद का विकास है। ठीक है, ठीक बात है। तो आज का एपिसोड यही हम समाप्त करेंगे। नेक्स्ट एपिसोड में हम बात करेंगे उस पर नहीं, जो कि आपकी वो बात दूसरा प्रश्न रह गया हाँ, था कि मैं आ रहा हूँ मैं व्यूअर्स को बता दूं कि हमने क्यों आज रोका है इसको। रस जो रसायन की जो बात वैद्य जी कर रहे हैं, अगली बार हम ये बात करेंगे कि डायबिटीज के लिए, कैंसर के लिए, हार्ट संबंधी जो बीमारियां हैं जिनके लिए शल्य चिकित्सा के लिए जाना पड़ता है, ऑपरेशन के लिए जाना पड़ता है, उससे किस विधि से रसायन को साथ मिलाकर लिया जाए तो ये प्रॉब्लम दूर हो सकती है। ये अगले एपिसोड में बात करेंगे, क्योंकि विस्तार से बात करने की जरूरत पड़ेगी इसमें। अब बात ये तो आई गई बात कि आयुर्वेद के पास में चिकित्सा है, और ऐसी धारणा बिल्कुल गलत है कि आयुर्वेद का इफेक्ट कम है और एलोपैथी का इफेक्ट ज्यादा है। जो आदत पड़ने वाली बात है दवाइयों की, वो आयुर्वेद की आदत नहीं पड़ती है, एलोपैथी की आदत पड़ जाती है। फिर एक टैबलेट से शुरू करते हैं और फिर नाश्ते जितनी दवाइयां उनको लेनी पड़ जाती हैं। दिन में 4-4, 5-5 बार दवाई लेता ही रहता आदमी, सोने से पहले ये, सोने के बाद ये, सुबह जल्दी उठकर ये, भूखे पेट ये, खाना खाने के पहले ये, खाना खाने के बाद ये, तो ये सब चक्कर चलता रहता है। आजकल यूरोप में एक बहुत बड़ी खोज चल रही है, यूरोप और अमेरिका में डॉक्टर्स को ये कहा गया है कि हाउ टू रिड्यूस द मेडिकेशन, दवाइयों का जो उपयोग हो रहा है इसको कम कैसे किया जाए। मल्टीपल जो प्रॉब्लम्स होती हैं, जिनको हार्ट की भी प्रॉब्लम है, ब्लड प्रेशर भी है, डायबिटीज भी है, जिनको कैंसर का भी कीमोथेरेपी भी हो चुकी है, हर्निया भी हो गया है, और पता नहीं क्या क्या, क्योंकि 70-80 की उम्र के बाद में वहाँ ये सब प्रॉब्लम सबके साथ चलती रहती हैं।
आंखों की भी प्रॉब्लम है, तो वहां दवाइयों का प्रयोग कम कैसे किया जाए, इसके ऊपर खोज चल रही है। हम मैं अगले अगले एपिसोड में, हाँ जी, मैं आपके माध्यम से मैं एक ऐसे व्यक्ति से मैं परिचय कराऊंगा कि जो एलोपैथी का बहुत बुरी तरह शिकार हो चुका था। अगली बार और उसका यदि हम दिखाएंगे, टेस्टिमनी और उसके दिखाएंगे। उस आदमी का हाँ, अपना खुद का वक्तव्य है, मेरा अपना नहीं है। ठीक है, और अगली बार वो हम, तो उससे ये सिद्ध हुआ कि आयुर्वेद में और एलोपैथी में कितना बड़ा अंतर है। आज ये विषय एक एक हमारे प्राचीन ऋषि मुनियों की चिकित्सा का विषय आ गया है। और ये मैं अपने अनुभव से बता रहा हूँ कि आयुर्वेद बहुत बड़ा विज्ञान है। आयुर्वेद रस का विज्ञान है, और रस का ठीक विज्ञान है, का मतलब है संपूर्ण सृष्टि की रचना का विज्ञान है, जिसके अंदर सारी सृष्टि अंतर्भूत है। शीत उष्ण की प्रक्रिया, विषय जीवोत्पत्ति स्थिति नाश का क्रम जिसमें छिपा हुआ है। आयुर्वेद तो वो विषय है। आपने एलोपैथी क्या समझेगी? आज एलोपैथी वैज्ञानिक जिस बिग बैंग की बात कर रहे हैं, वो सारी चीजें हमारे आयुर्वेद प्राचीन मनुष्यों ने बहुत पहले कह चुके हैं इस तरह की बातों को। ठीक बात है। और करेंगे बात इस बारे में अगले एपिसोड में। हम इसी जो प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स हैं पहले इनको लेते हैं, और ये जो लोग दुखी हैं इस वक्त, उनका किस तरह से रसायन के साथ जड़ी बूटी का प्रयोग करके हम इलाज कर सकते हैं, और भारत के जो लोग हैं, भारत भर के लोग हैं, वो आपके इन प्रयोगों को किस तरह से रसायन आगे बढ़ा सकते हैं, ये हम हमारे यहाँ देखेंगे। प्राचीन काल में ही रसायन को कुछ जड़ी बूटियों के अनपान के साथ हम देते रहे हैं। यानी यही हम जानना रसायन के चाहेंगे। साथ में जड़ी बूटियों का अनुपान पहले भी रखते थे और आज भी रखते हैं। बिल्कुल अगर ठीक। अनुपान के साथ में रसायन दिया जाता तो उसका जो गुण होता है वो ज्यादा प्रभावी हो जाता है, क्योंकि बिल्कुल रसायन ठीक। के प्रभाव से जड़ी बूटियां शरीर में फैल जाती हैं। बिल्कुल उनका ठीक। जो ये है। ठीक है, ठीक है। तो आपने सुना, ये है हमारे साथ आयुर्वेदाचार्य वैद्य श्री सुभाष चंद्र जी, और इनसे आप गुर सीखते जाइए। जीवन के जो स्वस्थ जीवन के, लंबे निरोगी जीवन के जो जो गुर हैं, मतलब तरीके हैं, जो फार्मूलाज हैं, वो सीखते चले जाइए, और लगातार हम आपके पास आते रहेंगे। छोटा छोटा ये हमारा एपिसोड रहेगा, ज़्यादा लंबा एपिसोड हम इस मामले का नहीं कर रहे हैं, क्योंकि बात समझ में आनी चाहिए। और ये आयुर्वेद का जो जो नुस्खे हैं, आयुर्वेद का जो रसायन का जो साधन है, ये समझ में आना चाहिए। लंबा वीडियो हम इसलिए नहीं बना रहे हैं। अगले एपिसोड में हम और डिटेल में और विस्तार से वैद्य जी से बात करेंगे, और जो पर्टिकुलर खास बीमारियां जो हैं उनके बारे में हम वैद्य जी से जानेंगे, जिससे कि जो पीड़ित लोग हैं वो लाभ ले सकें। तो वैद्य जी, आपका बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। तो यह था आज का हमारा प्रोग्राम स्वस्थ जीवन की ओर। आपने हमें ज्वाइन किया, इसके लिए आपका भी बहुत बहुत आभार, धन्यवाद, नमस्कार।